Hello and welcome to the Chit Chat Show, which is organized by Dream Chaser Media Production and supported by स्वाद हिंदुस्तान का। आज के जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं, इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत एज अ विलन की थी और ये सीआईडी सीरियल के साथ ऑलमोस्ट 23 ईयर्स तक जुड़े हुए थे। तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड इंट्रोड्यूस यू टू our second guest, who is Mr. Shailendra Srivastava ji. Let me just add him online and let's see what he has to tell you about his life now. I'm just waiting for him to be there and I just hope कि वो हमसे connect होते हैं जल्दी ही. In the meanwhile, I'll say hello to everyone. Yes, he's there. Hello sir, welcome to our Chit Chat show and it's so good to see you here. वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर। जी, जैसे कि मैंने अभी अपने जितने भी हमारे लाइव गेस्ट जो आपको देखने आए हैं, जितने भी हमारी लाइव ऑडियंस है, उनको बताया दैट यू स्टार्टेड योर करियर एज अ विलन। तो तो आप अपने जो ये एक्टिंग की जो जर्नी है, कहाँ से स्टार्ट हुई, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमारे गेस्ट को? जी बिल्कुल बताऊंगा। हुआ यूं था कि जब मैं बचपन से ही जब मैं स्क्रीन पे फिल्में देखता था तो ख्वाहिश होती थी कि मुझे भी वहां होना चाहिए और एक न एक दिन मैं वहां जाऊंगा। तो इस भावना से मैंने उसकी तैयारी की और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन करना चाहता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन दिनों 82 में डेंगू फीवर पैंडेमिक फैला हुआ था, जैसा आजकल कोरोना फैला हुआ है। जी। और उसमें आई लॉस्ट माय ब्रदर और उसके शॉक में मेरे फादर की डेथ हो गई 28 दिन के बाद। तो एनएसडी के जो लेक्चरर प्रोफेसर्स थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, डिग्री नहीं मिलेगी, आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप थिएटर हमारे साथ कर सकते हैं, थिएटर हमारे साथ सीख सकते हैं, हमारी लाइब्रेरी खुली हुई है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। तो मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरी सारी ट्रेनिंग जो हुई है वो एनएसडी के प्रोफेसर्स और लेक्चरर लोगों ने किया है जी, जिसमें गोविंदा, लाला हजारिका और अमिताभ दास गुप्ता, ये लोग प्रमुख हैं। अच्छा, तो मतलब आप और राजेंद्र नाथ जी के ग्रुप अभियान से भी जुड़ा रहा बहुत लंबे समय तक दिल्ली में। तो बेसिकली मतलब आप एनएसडी का एक अंदरूनी हिस्सा ना भी होते हुए एक यू वर अ मेन पार्ट ऑफ दैट, यू हैव लर्न फ्रॉम दैट। मतलब आपने वहीं से मैं ऐसा मानता हूँ, तालीम जो है आपने अपनी वहीं से ही ली है। जी हाँ, मेरी तालीम और तरबियत उन्हीं लोगों ने दी है जो एनएसडी चलाते हैं, एनएसडी में पढ़ाते हैं जी। क्योंकि उन्होंने जो अभिनय के गुर थे, जो बारीकियां हैं, वो मुझे समझाई और उनके साथ थिएटर करा के कराई, समझाई। जी, तो सर ये बताइए कि लाइक जैसे एक्टिंग का कीड़ा बोला जाता है, तो ये कीड़ा आपको कैसे लगा और कहाँ से लगा? मैंने आपको शुरू में बताया ना कि जब मैं फिल्में देखता था तो पता नहीं क्यों एक अट्रैक्शन होती थी और ये होता था कि मैं शायद वहीं से बिलोंग करता हूँ और मुझे भी एक ना एक दिन उनका हिस्सा बनना है। तो लेकिन मैं बलिया जैसे छोटे शहर में रहता था तो समझ में नहीं आता था कि कैसे क्या होगा। तो जो आपकी जर्नी रही है बलिया से बॉम्बे तक, तो उसमें उस जर्नी में आपका किन किन लोगों ने साथ दिया, जो आपके मेंटर रहे हैं, जिन्होंने आपको बहुत हेल्प करी और जिन्होंने आपको गाइड किया इस फील्ड में? जी, मैं सबसे पहले तो थिएटर में जिन लोगों ने मुझे ट्रेनिंग दी, एनएसडी के लोगों ने, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं स्टेज पे काम करता रहा, लगातार काम करता रहा और मुझे जो भी जिंदगी के अच्छे ऑफर्स आए, शुरुआती जो जिसे ब्रेक कहा जाता है, वो मुझे रंगमंच पे ही मिले और रंगमंच से ही मुझे बुलाया गया उसके लिए। जी। तो सबसे पहले मुझे जो कॉल आई थी वो स्पेस सिटी सिग्मा, भारत का पहला साइंस फिक्शन सीरियल बन रहा था जी। उसमें विलन के लिए बुलाया गया था, ज़खाकू की भूमिका निभाने के लिए जी। मैंने किया और दर्शकों का बहुत भरपूर प्यार मिला मुझे। उस भूमिका के लिए मुझे 7 से 8 घंटे रात को मेकअप के लिए बैठना पड़ता था, कभी कभी तो 9 घंटे भी लगते थे। और फिर मैं सुबह तैयार होता था अभिनय के लिए। और जिस दिन मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसके दूसरे दिन मुझे कर्नल कपूर साहब ने बुलाया फौजी में भूमिका निभाने के लिए, एक फौजी की। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सारी डेट्स चाहिए, या तो आप सिग्मा छोड़ दो या ये छोड़ दो, क्योंकि आप डेट्स मैनेज नहीं हो पाएंगी, मुझे आर्मी के डिफरेंट स्टेशंस पे जाना होगा। हालांकि अशोक तलवार साहब ने बहुत ही सहयोग किया, वो बोले कि मैं तैयार हूँ, लेकिन कर्नल कपूर साहब ने कहा कि नहीं,
आप एक ही प्रोजेक्ट करो, चाहे ये करो या वो करो। तो एथिकली मैंने सिग्मा पहले साइन किया था, तो मैंने वो किया। और आपको जान के खुशी होगी कि जो रोल मैंने छोड़ा वो बाद में हमारे मशहूर अभिनेता शाहरुख खान साहब ने किया था। अच्छा, तो क्या ये शाहरुख खान जी को पता है कि वो रोल आपने छोड़ा था और ये रोल उनको ऑफर किया गया था? अब ये आपको शाहरुख खान साहब से पूछना पड़ेगा कि उनको पता है कि नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ जी कि मैंने वो रोल छोड़ा था। जी, मतलब कभी और आपकी उनके साथ मुलाकात हुई, आपने कभी उनको इसके बारे में जिक्र किया, कभी आपने बताया कि ऐसा एक रोल मुझे मिला था जो आपने किया फौजी में? देखिए, जो बात बीत गई है उसका क्या जिक्र करना, वो बहुत ही मकबूल और बहुत ही अच्छे कलाकार और जी जी जी। अखबारों में काफी छपा इस बारे में, न्यूज़पेपर्स में काफी आया। तो हो सकता है शाहरुख खान साहब की नजर उस पर पड़ी हो। और बट ये डेस्टिनी जिसके लिए तो जी जी बिल्कुल, खाने वाले का नाम दाने दाने पर, बिल्कुल बिल्कुल सही। थोड़ी सी आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जी जी तो जी जी कैन यू हियर मी जी, नाउ? हम फिर हाँ, जुड़ गया। आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, मैं सुन सकता हूँ, आप बोलिए। जी आई कैन जी। हियर यू, आई कैन तो हियर यू। आपकी जो जर्नी रही है बलिया, ओके ओके, थैंक यू। तो आपकी जो जर्नी रही है उसके बारे में कुछ उसमें बताइए, लेकिन आप बलिया से कैसे पहुंचे? आपने जैसे बोला आपने एनएसडी से किया, तो दिल्ली कैसे पहुंचे आप? फिर वहां से आपने जो भी आपका ये करियर शुरू हुआ है, तो मतलब बलिया जी, से दिल्ली का सफर का थोड़ी हमें मतलब बताइए आप। मेरे पिताजी हृदय रोगी थे, हार्ट पेशेंट थे। और बलिया जैसे छोटे शहर में ओके। उनका ट्रीटमेंट हो नहीं पा रहा था। और वो जी। पॉलिटिकली बड़े अच्छे कनेक्टेड थे। और हम्म। डाक तार विभाग में, पोस्टल डिपार्टमेंट में वो एक ऑफिसर थे। तो ओके। इंदिरा जी ने इंटरफेयर करके उनको ट्रांसफर कराया दिल्ली, जहां अच्छा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उनका ट्रीटमेंट चलता था। जी जी। और वहाँ किस प्रकार मेरे पहले डेंगू में मेरे भाई की डेथ हुई और उसके बाद हम्म, उनकी डेथ हुई है, मैं आपको बता चुका हूँ। जी जी। ओके, तो और मतलब फिर वहां वहां से से, आप, जी। जी, मैं वहां पे जब मैं मेरा सीरियल सिग्मा चल रहा था, तो उस पे सिग्मा पे नजर पड़ी थी संजय खान साहब की, जो हम्म। बहुत पुराने अभिनेता और डायरेक्टर जी हैं। जी जी। उनका मुझे फोन आया कि वो एक सीरियल बना रहे हैं, द ग्रेट मराठा। हम्म। और उसके लिए वो मुझे कास्ट करना चाह रहे थे सरदार भान सिंह जी के रोल के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जी। तो उनका फोन आया मुझे कि मैं आपको कास्ट करना चाहता हूँ अपने सीरियल में, आप क्या काम करेंगे? हम्म। तो मैंने उनको बोला, सर बेगर्स आर नॉट चूजर्स, आपने तो खुद मुझे ऑफर कर दिया, तो मैं बिल्कुल आऊंगा। तो उन्होंने टिकट भिजवाया, मैं जयपुर गया और वहां जी पर शूट किया। तो संजय खान साहब ने जब मेरी परफॉर्मेंस देखी, तो जी उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि भाई आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, जी और आप दिल्ली में रह के क्या कर रहे हैं, हर कोई संजय खान नहीं है कि आपको बुलाएगा। जी तो जी। आप बम्बई आ जाइए, मुंबई आ और जाइए तो बम्बई आइए और आपका, आपको काम मिलेगा। तो आपका ऐसे पहले आप बलिया से दिल्ली, दिल्ली से फिर बॉम्बे पहुंचे। तो जी आपने सर, आपकी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। आपने बहुत ही एमिनेंट जिसको बोलते हैं कलाकारों के साथ काम किया। आपने इरफान जी के साथ भी काम किया, पान सिंह जी तोमर में। जी। उसके उसके बारे में बताया, हाउ वाज इट लाइक वर्किंग विद हिम? और जो आपका जो रोल था उसको क्या, यू नो डेकॉइट का एक जो रोल होता है, इट्स नॉट दैट इजी ऑन मेंटल, यू नो इट इज अ चैलेंज एक्चुअली। तो क्या डिफिकल्टीज थी उसमें आपको फेस आई, मतलब आपने जो फेस करी या उसके? एक्चुअली इरफान जो थे, इरफान खान, वो थिएटर के जमाने से मेरे दोस्त थे। जी। ओके। और हमने फर्स्ट टाइम काम किया था संजय खान साहब के साथ ही, द ग्रेट मराठा में। हम्म। उसके बाद वो भी बम्बई आ गए थे, मैं भी बम्बई हम्म। आ गया था। फिर अच्छा। बम्बई में मैंने पान सिंह तोमर में मुझे उनके साथ तिग्मांशु धुलिया जी के डायरेक्शन में काम करने का जी मौका मिला। जी। और उसमें मैंने उनके चचेरे भाई की भूमिका निभाई थी। ओके और हमने उनको इतना तंग कर दिया था, इतना टॉर्चर कर दिया था उनके परिवार को, कि उनको डकैत बनना पड़ा था। तो ओके। पहली हत्या वो मेरी ही करते हैं, और मुझे जी। मारने के बाद डिक्लेयर करते हैं कि मैं पान सिंह तोमर डकैत बन बन गया, गई। और जी ये मेरी गैंग है। जी। तो यू नो मतलब वो आप उनको पहले से जानते थे और आपने तो उनके साथ आपने पहले भी काम किया हुआ है।
तो जी आप ये बताइए कि जो उनके साथ आपने ये मूवी करी थी, आपको क्या ये पता था कि ये इतनी बड़ी हिट होगी? यू नो, डिड यू एवर इमेजिन कि भाई ऐसा कुछ होगा आपकी लाइफ में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ हमें हमें पता नहीं था। वो फिल्म बनने के बाद भी 2 साल तक पड़ी रही थी, रिलीज नहीं हुई थी। तो वो तो अचानक रिलीज जी हुई, और उसको देख के बच्चन साहब ने, अमिताभ बच्चन साहब ने अपने ब्लॉग में तारीफ कर दी फिल्म की। और जी। उसके बाद फिर उनके रिकमेंडेशन पे लोगों ने जाना शुरू किया, और देखते ओके, देखते माउथ पब्लिसिटी से फिल्म हिट हो गई थी। तो मतलब ये वर्ड ऑफ मिस्टर बच्चन थे कि आपकी जो ये मूवी है उन लोगों ने उनको मतलब देखने के लिए सबसे पहले उन्होंने इंस्पायर किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके जो ब्लॉग पे उन्होंने उसकी तारीफ कर दी थी, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया था। ओके ओके। तो तो आप हम ये आभारी हैं बताइए। बच्चन साहब के। जी, तो आप ये बताइए कि लाइक यू नो ये जो लॉकडाउन का ये जो पीरियड चल रहा है, सबके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है। हाउ वाज दिस जी एक्सपीरियंस फॉर यू? मतलब ये आपके लिए कैसा था? देखिए, ये एक ऐसी बला आई है, बला ही कहूंगा इसको, जी जी। जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था, ऐसा कभी भी। सुना नहीं था। छोटी बहुत बीमारियां ऐसी वैसे आती थी पहले, चेचक हम्म, आती थी, जी चेचक आया था, डेंगू आया था। जी लेकिन जी ऐसी बीमारी आएगी, ऐसा एक कीटाणु आएगा, ऐसा एक वायरस आएगा जो पूरे दुनिया को घरों में बंद कर देगा जी और पूरी दुनिया को डरा देगा, ये सबके लिए नया था। जी तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं घबराया नहीं था। जी। मैं कोई पत्थर नहीं, इंसान हूं, कैसे कह दूं गम से घबराता नहीं। बहुत लेकिन बढ़िया। मैंने दूसरा तरीका सोचा। क्या हुआ, 2-3 दिन मुझे जी नींद नहीं आई। जी। लेकिन तीसरे दिन रात को मैं 2-2:30 बजे उठा, और मैंने हम्म। सोचा मेरे पास दो ऑप्शन है कि या जी। तो मैं परेशान रहूं, डिस्टर्ब हम्म। रहूं, या मैं इससे लड़ने का तरीका ढूंढूं। तो जी मैंने मेरे मेरे बेड के बगल में ही मेरा स्टडी टेबल होता है, मैं जी। पेन पेपर लेके बैठ गया हम्म और मैंने कुछ लिखना शुरू किया। और हम्म। सुबह तक पता चला कि उसने गजल का शेप ले लिया। ओके। और वो उस गजल को मैंने फेसबुक पे डाला, कुछ मित्रों को भेजा, तो रजा मुराद भाई ने उसकी बड़ी तारीफ की। जी और रजा मुराद साहब बड़े मकबूल एक्टर हैं, वो किसी तारीफ जी के मोहताज नहीं है। जी तो जी उन्होंने उसको रिसाइट किया, मैंने जी। वो और उसका वीडियो भेजा, मैंने वो भी डाला, लोगों को बड़ा पसंद आया। फिर ओके। मुकेश खन्ना, जिन्होंने भीष्म पितामह की भूमिका निभाई, वो बड़ी बहुत सारी जी फिल्में और सीरियल किया जी है, जी। मेरे सीनियर एक्टर हैं, मैंने उनके साथ द ग्रेट मराठा में मेरे साथ थे वो। हम्म। तो उन्होंने भी उसको रिसाइट किया, और हम्म। उसके माध्यम से लोगों से अपील की कि आप घरों में रहिए। तो जी धीरे देखते देखते वो बहुत वायरल हो गया। फिर मेरे दोस्त हैं पीयूष राज जी, उन्होंने उसको गाया। मेरी एक हम्म। मित्र हैं जया प्रियदर्शनी, उन्होंने उस पर कथक डांस नृत्य किया। मेरी मित्र हैं, उन्होंने भरतनाट्यम किया। कई लोगों ने, काफी तो वायरल हो सर गया। इतनी फेमस और वायरल है तो हमें भी उसकी कुछ पंक्तियां सुना दीजिए जरा। जी मैं बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ जी। आपको कि ये जो समा आया है तुम हम्म उससे डरो ना, ये हम्म। वक्त बीत जाएगा तुम इससे डरो ना, ये जो कोरोना आया है तुम इससे डरो ना, पाबंदियों को मान के हम इससे लड़ेंगे। दुश्वारियां बहुत हैं, दुश्वारियां बहुत हैं, मगर हौसला ये है, शीशे का जिस्म लेके भी पत्थर को तोड़ेंगे। नाजुक बहुत है वक्त, नाजुक बहुत है वक्त, हवाएं कातिलाना है, कुछ सूझता नहीं है मगर कुछ तो करेंगे। बैठे रहो घरों में सुकून चैन से सभी, बैठे रहो घरों में सुकून चैन से सभी, जो दूर हैं वो आज नहीं कल तो मिलेंगे। है मुश्किलों का दौर ये भी बीत जाएगा, घर में रहो सभी के बचेंगे तो मिलेंगे। घर में रहो वाह सभी, बचेंगे तो वाह। मिलेंगे। बहुत खूब बहुत खूब। मतलब आपने इतनी अच्छी इसका इससे ये जाहिर होता है कि हर इंसान के अंदर कोई एटलीस्ट एक खूबी से बढ़कर कोई खूबी होती है। आप एक एक्टर हैं, आप एक पोएट भी हैं। तो यू नो आपने कभी ऐसा सोचा कि आप कविताएं लिखते हैं तो आप कभी अपनी कविताओं को कभी पब्लिश करें? कभी ऐसा सोचा आपने? अभी तक तो नहीं सोचा आपने, अभी आपने आइडिया दे दिया तो अब सोचेंगे इस बारे में भी। चलिए, ये भी बहुत अच्छी और मैं बात ये है। कहता हूँ कि देखिए, हर आदमी अपनी पोटेंशियल्स को जी पहचानता नहीं। जी। जब हमारे एग्जैक्टली। ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं, तब जब हमें हमारे पता ऊपर होता है। विपत्तियां आती हैं, तब हमें पता चलता है कि यार हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। जी तो मैं आपके माध्यम से उन तमाम एक्टर्स को, उन तमाम लोगों को जो आज की मुश्किलात में लड़ रहे हैं, मैं ये जी उनसे गुजारिश करना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि भैया सुसाइड मत करो, आत्महत्या मत जी करो, ये कोई जी हल नहीं है। जी मेरे जी बहुत सारे एक्टर्स ने आत्महत्या कर ली, बहुत सारी लड़कियां जो यहाँ स्ट्रगल कर रही थी उन्होंने सुसाइड कर जी लिया। मैं जी सबसे गुजारिश करूंगा
ये मुश्किलें हैं, आती जाती हैं, इसी का नाम जिंदगी है, इसी से हमें लड़ना है, और लड़के हम डेफिनेटली जीतेंगे। कोई कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता कि हम हार जाएं। जी जी, हम जीतेंगे और बिल्कुल जीतेंगे, आप हौसला रखिए। ये वक्त बीतेगा, आज नहीं तो कल बीतेगा। एक्चुअली बहुत आपने जो बात कही वो बहुत सही कही है, बिकॉज होता क्या है कि नेगेटिविटी तो बहुत होती है, हम आसपास अपने जी लोगों में भी देख लेते हैं, हमारे थॉट्स भी नेगेटिव हो जाते हैं, बट उसको पॉजिटिव कैसे रखना है ये बहुत जरूरी है। यू नो वी शुड नो हाउ टू बी पॉजिटिव। और नेगेटिव जो मतलब आज ये कोरोना की बात करें, ये तो सब खैर सभी की लाइफ में आया, बट कई बार ऐसे पर्सनल भी हमारे इश्यूज हो जाते हैं जिनको हमें लगता है कि बस ये एंड ऑफ लाइफ है, बट ऐसा नहीं होता। लाइक यू नो यू शुड नो हाउ टू ओवरकम इट बेसिकली। यस। तो देखिए आपने ऐसा है, जी ऐसा है कि कुछ पिछले लास्ट ईयर मुझे जी ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाया गया था, जी जी और मैं वहां गया, मुझे बड़ा आनंद आया। उन्होंने मुझे एक जो बहुत अच्छी चीज सिखाई, वो राज योगा सिखाई। जी और वहां जाके ये पता चला कि वो किसी धर्म जाति और इसको में विश्वास नहीं करते, वो हम सबको एक आत्मा मानते हैं। वी आर ऑल पीसफुल सोल्स सोल्स। या ठीक है, तो उस मेडिटेशन में कहूंगा कि आज हर व्यक्ति को सुबह उठ के मेडिटेशन करना चाहिए, जी ऊपर वाले से खुद को कनेक्ट करना चाहिए, नो मैटर आप किस जाति धर्म विचारधारा को मानते जी हैं, जी जी, क्योंकि पावर जो सुप्रीम बिल्कुल पावर है वो बिल्कुल एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और जितनी जल्दी और जितनी जिसे बोलते हैं ना, इसको ये हर कोई समझ ले तो लाइफ थोड़ी सी, मैं ये तो नहीं बोलूंगी इजी हो जाएगी, बट एटलीस्ट थोड़ी सी डेफिनेटली उसमें जो हम लाइफ को जो फेस करते हैं सिचुएशन, वो हमारे लिए थोड़े से इजी हो जाएंगे उसको फेस करना। सो बिल्कुल। जितने भी आपने बातें बोली हैं वो हमेशा ध्यान। चलिए थोड़ा सा इसको अब चेंज करते हैं मूड को। और आप ये बताइए कि अपार्ट फ्रॉम राइटिंग, अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, आपके और क्या क्या शौक हैं? देखिए, मुझे जब स्टूडेंट लाइफ में था तो साइकिलिंग का शौक था, बहुत अच्छा साइकिल अच्छा चलाता था, और अपने डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन भी था। हाँ, और उन दिनों पैसे की बड़ी तंगी थी, तो ऐसी हालत नहीं थी कि मैं गर्मी की छुट्टियां मनाने कहीं चला जाऊं। तो जी अब हमने सोचा, हम 4-5 दोस्त मिले, हमने कहा हमें क्या करना चाहिए। हम्म तो मैंने कहा भाई, अपने पास हथियार साइकिल ही है, जी तो साइकिल से चलते हैं। तो हम लोगों ने उस जमाने में बलिया से काठमांडू की साइकिल यात्रा की, जिसमें हम कम से कम 9,500-10,000 फुट की पहाड़ी चढ़ाई चढ़े थे, ऑर्डिनरी एटलस साइकिलें लेके। और जब हम वहां पहुंचे तो वहां के एम्बेसडर ने, जो हमारे इंडियन एम्बेसडर थे नेपाल में, जी, उन्होंने हमारा स्वागत किया और हमें सर्टिफिकेट बना के दिया, और हमें पूरा नेपाल दिखाया, घुमाया। बलिया और से नेपाल, वो भी साइकिल पे, जी, वाओ! और ये आपने सफर कितने दिन में पूरा किया? ये हमने 6 दिन में पूरा किया था। 6 दिन अच्छा, में सफर पूरा किया था, और ओके, वापसी हमारी 5 दिन में हो गई थी, क्योंकि पहाड़ी चढ़ाई में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, उतरने में थोड़ा कम ज्यादा वक्त टाइम। लगता है। जी। जी और जी उसके बाद आप हैरान होंगे कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो फिर हमारे दोस्त लोगों ने बोला कि कहाँ घूमने जाएं। तो हमें हमारे ज्यादा से जी ज्यादा ननिहाल भेज दिया था, ज्यादा था आजमगढ़। तो जी मैंने कहा नहीं नहीं, हम जी हमारा आजमगढ़ से हमारा संतोष नहीं हुआ, हर हर गर्मी की छुट्टियों में वहीं जाना होता है। तो जी, हमने कहा कि चलो भूटान चलते हैं, तो उसके बाद हम भूटान गए। तो वाह! भूटान में उस समय साइकिल पे? हमारे, जी, भूटान साइकिल पे, और जी, उसी साइकिल से गए थे। और अच्छा, हमारे जो वहाँ के एम्बेसडर थे वो सलमान हैदर साहब थे, जो बाद में जी, हमारे इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी बने थे दिल्ली में। हाँ, 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 तो सलमान हैदर साहब ने भी बड़ा हमारा वहाँ खैर मकदम किया था, हमें खाना वाना खिलाया था, और जी। पूछा था कि कोई तकलीफ है तो बताइए। हमारे कुछ पैसे घट गए थे, उन्होंने पैसे भी दिए हमें, और तो फिर हम वो उनसे पैसे लेके हम वापस लौटे थे। मतलब ये तो बहुत ही जिसे बोलते हैं ना इंस्पायरिंग। मतलब आप ने अपने बताया, मतलब साइकिल से आप, मतलब हम तो ये आज की डेट में अगर आप किसी से ये बोलेंगे कि आप 2 किलोमीटर भी साइकिल चला लो या 4 किलोमीटर, तो वो भी सोच के हर कोई बोलेगा अरे अरे यहाँ से कौन साइकिल। हर कोई जिसे बोलते हैं ना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का आदी हो चुका है। साइकिल की जी बात जी जी, मतलब जैसे बिल्कुल आपने, बिल्कुल सही कहा आई आपने। थिंक नाउ, जी अब आई थिंक नाउ इट इज हाई टाइम कि वो साइकिल का जो एक दौर था, जो जब हर कोई साइकिल चलाया करता था, वो वापस आना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आना आपने चाहिए, क्योंकि आपकी, देखिए जो हमारी फॉरेन कंट्रीज हैं, सिंगापुर जी और लंदन जी, वगैरह, वहां पे साइकिल के लिए सेपरेट ट्रैक है। हमारे ट्रैक इंडिया में है, हमने ये कोशिश नहीं की, वो करना चाहिए। इंडिया में भी अगर साइकिलिंग ट्रैक हो जाए तो मैं तो अपनी कार को साइड में रख दूं और आज भी साइकिल लेके निकल जाऊं।
तो आपने उसके बाद कभी चलाई साइकिल, लाइक बॉम्बे आने के बाद कभी कोशिश करी साइकिल चलाने अब की? नहीं चला पाता क्योंकि बॉम्बे की सड़कें इस लायक नहीं है कि आप साइकिल चलाएं। पीछे से बस आएगी, ट्रक आएगी, ट्रैफिक जैम होता है, नहीं चला सकते आप यहाँ पे। अगर गवर्नमेंट ने कभी साइकिलिंग ट्रैक बना दिया तो आई वुड लव टू डू साइकिलिंग। डेफिनेटली, आई जस्ट होप कि ऐसा भी एक दौर आए आने वाले टाइम पे कि जब हम आपको वापस से साइकिल चलाते हुए देखें। थैंक यू सो मच। तो अब ये बताइए कि जैसे लाइक मैंने आपको इंट्रोडक्शन किया था कि आपने 23 इयर्स सीआईडी सीरियल के साथ लाइक यू वर देयर। जी तो जी जी मतलब आई थिंक इट वाज द लॉन्गेस्ट रनिंग सीरियल जो टीवी इंडस्ट्री में रहा है। तो हाउ वाज इट लाइक वर्किंग? आई थिंक आप तो स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए थे उनके साथ, तो कैसा था लाइक इतने साल से तो नहीं जुड़ा था, उसके 2-4 एपिसोड आ चुके थे। और उसका बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि मैं गया था काम मांगने। उन दिनों हम लोग काम मांगने जाया करते थे जी, तो मैं गया तो बीपी सिंह साहब जो उसके डायरेक्टर हैं, वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड से अपनी जहाँ शॉट चल रहा था उसके बाहर बैठे हुए थे। शॉट रुका हुआ था, वो कोई एक्टर था जो शॉट नहीं दे पा रहा था, तो वो मूड उनका ऑफ था, वो सर पे हाथ रख के ऐसे बैठे हुए थे। मैं शायद गलत टाइम पे पहुंचा था। तो उन्होंने पूछा हाँ जी क्या है? मैंने कहा सर मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग कर। अरे जाओ यार, तुम्हारे ऐसे बहुत आते हैं, देखो एक अंदर है, पता नहीं उस एक लाइन नहीं बोल पा रहा है। तो मुझे लगा यार अगर इन्होंने ऐसे रिजेक्ट कर दिया और मैं मना कर दिया तो और मैं चला गया तो मुझे जिंदगी भर काम ही नहीं मिलेगा। तो मैं बीपी सिंह साहब से वहां लड़ गया। मैंने कहा सिंह साहब मैं वो नहीं हूँ जो अंदर है, मैं काम सीख के आया हूँ, आई नो माई जॉब। You don't give me any dialogue. Just tell me any situation. I'll perform. I'll improvise and perform, and I'll show that I'm an actor. अच्छा। तो उन्होंने खैर ये किया तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, अपना फोटो और नंबर मेरे असिस्टेंट के पास छोड़, ये देखेंगे जी। उसके बाद फिर भी उन्होंने बुलाया नहीं। फिर वो किसी रोल की एक तलाश में थे, विलेन की। तो मेरे किसी दोस्त जानने वाले ने उनको रिकमेंड किया कि एक नया लड़का आया है बॉम्बे दिल्ली से, उसको बुलाइए। बोले कौन? बोले शैलेंद्र श्रीवास्तव। उन्होंने नाम से रिकलेक्ट नहीं किया जी। तो बोला उनको बोलिए आके मिले। तो मेरे दोस्त ने कहा, फोन किया मुझे कि आइए मिलिए। मैं कहा नहीं है यार, उनसे मेरा झगड़ा हो चुका है, वो मुझे काम नहीं देंगे। बोला नहीं मैंने बात किया, एक बार आके देखो सही। मैं गया तो बीपी सिंह साहब मुझे देख के मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। बोले इनके साथ तो मेरी अच्छी खासी बहस हो चुकी है, झड़प हो चुकी है। तो मुझे बोले क्या करें श्रीवास्तव जी? मैंने कहा सर आपके पास एक ही ऑप्शन है, मुझे काम देंगे तो मैं काम दिखाऊंगा कि मैं कैसे काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल फला भांडुप में कोई ऑयल फैक्ट्री है जो बंद हो गई है, वहां पहुंचिए, वहीं पे सारा सीन है। तो उन्होंने मुझे 3 पेज का एक सीक्वेंस दिया और बोला इसको पढ़ लीजिए, हम एक शॉट में हम करेंगे। और बीपी सिंह साहब को जो लोग जानते हैं कि वो कंधे पे कैमरा लेके खुद मूव करते हैं और लंबे लंबे शॉट लेते हैं। तो उन्होंने मुझे समझा दिया कि इस डायलॉग में आप यहाँ होने चाहिए, इस डायलॉग में आप यहाँ होने चाहिए। पूरे सीन को कोरियोग्राफ कर दिया जी। और भगवान की दया, सरस्वती की कृपा मुझ पे कि वो एक टेक में ही सीन ओके हो गया। अब यहाँ मैं कहूंगा कि बीपी सिंह साहब की महानता है, उन्होंने कैमरा अपने असिस्टेंट को पकड़ाया, ही केम टू मी, ही हग्ड मी एंड ही सेड आई एम सॉरी फॉर दैट डे, यू आर रियली एन एक्टर। ये बहुत बड़ी चीज है। हाँ, और अपने असिस्टेंट को और अपनी प्रोडक्शन टीम को बोला कि ये एक्टर अभी हमारे साथ रेगुलर होने चाहिए, हर कुछ गैप के, क्योंकि विलेन तो रेगुलर हो नहीं सकता। तो वो क्या करते थे, हर 4-5 एपिसोड का गैप देते थे, उसके बाद फिर मुझे बुलाते थे। जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आप जैसे आपने अपनी मतलब आपकी अगर लाइफ से हम सीखना चाहे तो मतलब ये है कि हार नहीं माननी चाहिए और डटे रहना चाहिए। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आज के न्यू कमर्स हैं, जो जो सोचते हैं कि जैसे देखिए आप खुद में हौसला रखिए तो सामने वाला भी आपकी कद्र करता है। मुझे याद है, मुझे राजकुमार संतोषी साहब ने कॉल किया था। वो फैमिली द टाइज ऑफ ब्लड फिल्म बना रहे थे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार साहब के साथ जी। तो मुझे उन्होंने बुलाया, बोला कि एक रोल ऐसा वो साइलेंट रोल था, तो सारे कादर खान वगैरह लोग बैठे थे, उनके साथ एक विलेन की तरह बैठना था जी। मैंने उनको बड़ा पोलाइटली मना किया। मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं कर पाऊंगा। बोले क्यों? मैंने कहा मेरे पास करने लायक कुछ है नहीं, मैं करूं तो मुझे लगे तो मैं अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रहा हूँ, मैं राजकुमार संतोषी के साथ काम कर रहा हूँ। और ये बोल के मैं चला आया जी। एंड बिलीव मी, 1 हफ्ते बाद राजकुमार संतोषी का फोन आया कि आइए, अभी जितने सीन हैं आपके 4-5 सीन हैं वो सारे अमिताभ बच्चन के साथ ही।
और तो लास्ट में मतलब अमिताभ बच्चन साहब ही आपको गोली भी मारेंगे। और मुझे याद है और मैं अमित जी के साथ हाँ, अमित जी के साथ फाइट सीक्वेंस कर रहा था, और उसमें जी जो हम लोग बुलेट्स चलाते हैं, तो वो नकली बुलेट्स होती हैं, लेकिन वो जो जी उसमें जो उसका कवर होता है पीतल का, जी वो उछल के मेरे सर पे लगा बहुत तेज, और मैं ओके सर पकड़ के बैठा। अमित जी आए, अमित जी ने सर सहलाया मेरा और जी बोले कि आप ठीक तो हैं? मैंने कहा जी हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोले नहीं नहीं, जी शूटिंग हम तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक आप नॉर्मल नहीं हो जाएंगे। एंड जी बिलीव मी, जब तक मैं नॉर्मल नहीं हो गया अमित जी ने शूटिंग शुरू नहीं होने दी। ये तो और ये उनका मैंने बड़ा अमित जी से सीखा कि वो कितना अपने को एक्टर्स का ख्याल रखते हैं। ख्याल और रखते हैं। फाइट सीक्वेंसेस में अपने को, आपका को एक्टर आपका एक्चुअल रियल लाइफ में दुश्मन नहीं जी होता है। जी जी तो जी हम उसके सहायक हैं, दोस्त हैं। तो हमें फाइट सीक्वेंस भी बहुत बचा के करना पड़ता है ताकि सामने वाले को लगे नहीं। और बिल्कुल सही, कभी कभी बिल्कुल लग जाता है। आप जानती हैं लग अमित जी जाता है। हाँ कुली कुली फिल्म में कैसे जी घायल हुए थे, सबको जी जी मालूम है। जी तो कई बार हम लोगों को भी चोट लगती है। मैं रक्त चरित्र कर रहा था रामगोपाल वर्मा जी के साथ, जी और मेरा जी विवेक ओबराय का सीन था। तो हम्म मुझे पीठ में, बैक में पैडिंग देते हैं वो जी पैडिंग लगी हुई थी, लेकिन जहां गिराना था विवेक ओबराय ने मुझे उससे पहले गिरा दिया, और मुझे बड़ी ओके तेज चोट लग गई। तो ओके मैंने मन ही मन सोचा कि अगर मैं रीटेक दूंगा तो मुझे फिर से गिरना पड़ेगा, तो अभी ये चोट बर्दाश्त कर लो और जी सीन कर दो। उसको करो तो जी। तो तो रामू जी बहुत खुश हुए थे। राम गोपाल वर्मा जी, हम लोग जी उनको प्यार से रामू जी कहते हैं। जी तो उसके बाद मैंने राम गोपाल वर्मा जी के साथ बहुत सारी फिल्में की। अभी एक तेलुगु फिल्म भी की है, उसमें मैं उनके साथ में, उन्होंने मुझे मेन विलेन दिया, और वो ओके बड़े खुश हुए थे। मैं सारे तेलुगु डायलॉग याद कर लिए थे मैंने। तो जी वो बोले अच्छा कि तुम, हाँ, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे कि तुमने जी सेट पे किसी को पता नहीं चलने दिया कि तुमको तेलुगु नहीं आती। नहीं मैंने कहा सर आती उतना ही आता है जितना डायलॉग है उसके आगे नहीं आता। जी। तो ये बताइए, आपने जितने भी अभी तक मतलब सीरियल्स किए हैं, आपने मूवीज किया, आपने थिएटर किया है, तो आपको इन तीनों में से सबसे ज्यादा क्या मजा आता है करने में? देखिए, सबसे ज्यादा अगर एज एन एक्टर आप पूछेंगी तो जी वो थिएटर में मजा आता है, ये क्योंकि हम थिएटर में लाइव ऑडियंस के साथ जी डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली और जी आज मैं भी आपके साथ लाइव हूं, लेकिन हमारे आपके जी बीच एक शीशे की दीवार है, एक एक जी मोबाइल की दीवार है। वहां जी हम दीवार एकदम सीधे सीधे होते हैं, और हम्म वहां तत्काल पता चल जाता है कि हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। अच्छा करते हैं तो तालियां मिल जाती हैं, बुरा करते हैं तो गालियां मिलती हैं। और बिल्कुल सही, थिएटर में बिल्कुल आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आज जी आपने इस रोल को इस इम्प्रोवाइजेशन तरीके कर से किया, सकते हैं। हाँ, हाँ कल आपको इम्प्रोवाइज जी करके और सीन जी को, डायलॉग को दूसरी वेरिएशन के साथ करके देख सकते हैं कि ऑडियंस का रिएक्शन क्या है। जबकि बिल्कुल सही, फिल्म और सीरियल में एक बार जो छप गया वो परमानेंट है। परमानेंट है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो और चलिए अब यहाँ रीटेक के मौके मिलते हैं, थिएटर में जी रीटेक नहीं होता। नहीं होता, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब आप चलिए अब जाते जाते आप हमारे दर्शकों को, जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? आपकी तरफ से कोई मैसेज जो आप देना चाहेंगे? मैं एक गीत लिखा था मैंने, जिस दिन जी नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था दीपक जलाने के लिए, जी जी मेरा ख्याल है शायद 3 अप्रैल की बात थी वो। तो जी मैंने उस दिन एक गीत लिखा था, वो मैं सुना के बात को अपनी समाप्त करना चाहूंगा। जी जी और वो है कि जब विपदा जग पे आई हो, जब विपदा जग पे आई हो, चहुं ओर निराशा छाई हो, तुम आस जगाना मत भूलो, तुम जोश दिलाना मत भूलो। जब मानवता पे संकट हो, घर छोड़ नहीं कोई तट हो, तुम शंख बजाना मत भूलो, तुम आस जगाना मत भूलो। जब अंतर मन थर्राया हो, घनघोर अंधेरा छाया हो, तुम दिया जलाना मत भूलो, तुम आस जलाना मत भूलो। और अंत में मैं आपकी जो ड्रीम चेजर प्रोडक्शन है उसको, अल्पेश जी को और आशा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे अपना प्लेटफॉर्म दिया। और आज ऐसे समय में जब हम कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं हम बाहर शूटिंग के लिए नहीं जा पा रहे, थिएटर नहीं कर पा रहे, किसी से मिल नहीं पा रहे, जी आपने हमें पूरे दुनिया से के लोगों के साथ जोड़ने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं जी आपका आभारी हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ।
थैंक्स टू यू ऑल्सो कि आप आए हमारे, आपने एग्री किया कि आप हमारे इस चैट शो में आएंगे और आपने इतनी अच्छी और इंस्पायरिंग बातें बताई। आई एम वेरी श्योर कि जितने भी हमारे जो दर्शक हैं, जो इसको आज लाइव जिन्होंने देखा और जिन्होंने नहीं भी देखा है, डरिए मत, घबराइए मत, आप इसको दोबारा से हमारे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर प्रोडक्शन का, आप उसमें दोबारा से इसको देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि कीप इंस्पायरिंग, और जितने भी आपकी जो हिडन टैलेंट्स है वो अब दुनिया को दिखाइए। आपके जो पोएम्स है उसको पब्लिश जरूर करिएगा, और जब भी आप करें मुझे जरूर बुलाइएगा। जरूर बुलाएंगे। और थैंक यू वेरी मच। मैं लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा, और उसके बाद उसके साथ देना, आई थिंक उसको मैं बहुत ही स्ट्रांगली कहता हूँ कि मेरे जितने भी भाई एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं जी, और भी लोग हैं जो डिफरेंट फील्ड में हैं, जिनकी इस वक्त जॉब चली गई है, वो हताश निराश ना हो। आज हमारे पास भी काम नहीं है जी, लेकिन हमें उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया काम है। आज नहीं तो कल काम मिलेगा। जब हम बचेंगे तो हम ही काम करेंगे। लेकिन उससे घबरा के प्लीज 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 सुसाइड मत कीजिए, आत्महत्या मत कीजिए। ये कोई समाधान नहीं है। हम फिर पहले की तरह दुनिया आएगी जब हम एक दूसरे को गले लगा पाएंगे, मिल पाएंगे। आज सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना है, बट इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत ही अच्छे और इंस्पायरिंग वर्ड्स बोले आपने। ये सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना है, इमोशनल डिस्टेंसिंग मत कीजिए। बिल्कुल नहीं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वेलकम वेलकम वेलकम। My pleasure. Hopefully we'll connect soon. Thank you. Definitely. You are always welcome. Thank you.